हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? अपना चैप्टर 5 चल रहा है। चैप्टर 5 में बेटा पिछली वीडियो में आपने देखा था साबुनीकरण की अभिक्रिया, आपको यहाँ पर हमने एक्सप्लेन की थी। और साबुनीकरण की अभिक्रिया में आपको बताया था कि साबुन का निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। और आपको ये भी बताया था कि साबुन का उपयोग आप कठोर जल में नहीं कर सकते हो, उसका कारण भी आपको बताया था। और आज हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कठोरी जल उपलब्ध है तो हमारे कपड़े कैसे धुलेंगे, ठीक है ना। तो उसका क्या ऑप्शन हमारे पास हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में साबुन का जो हमारे पास ऑप्शन प्रेजेंट है वो क्या है, अपमार्जक। अपमार्जक को जानते हो किसको बोलते हैं? अपमार्जक बोलते हैं जो हम अपने घरों में रोजाना यूज़ करते हैं सर्फ को, उसको हम क्या बोलते हैं, अपमार्जक। क्योंकि अपमार्जक को क्या बोला जाता है, डिटर्जेंट। क्या बोला जाएगा, डिटर्जेंट। और यू नो वेरी वेल दैट व्हाट इज द डिटर्जेंट पाउडर। आप जानते हो ना कि डिटर्जेंट पाउडर तो सर्फ से ही कहते हैं, ठीक है ना। तो आज बात करते हैं हम कि ये अपमार्जक क्या होता है और ये किस तरह से बनता है और कैसे काम करता है, और ये हमारे लिए अच्छा रहता है या घटिया रहता है, इसको चेक करते हैं आज हम, ठीक है ना। तो देखो अपमार्जक क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ अपमार्जक की। अपमार्जक जो होते हैं वो सोडियम एल्किल सल्फेट, ये सोडियम एल्किल सल्फेट अपमार्जक होते हैं। वो क्या होते हैं, सोडियम एल्किल सल्फेट। कैसे सूत्र लिखें यहाँ को हम, ROSO3Na। यहाँ पे पॉजिटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन। वे या तो सोडियम एल्किल सल्फेट या फिर सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। और या को सूत्र का होगा बेटा, या का होगा RO बेंजीन सल्फोनेट C6H5SO3 Na। सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, क्या बोलेंगे इसको, बेंजीन सल्फोनेट के लवण होते हैं। अब आपसे पूछ लिया अपमार्जक किसके लवण हैं, या तो सोडियम एल्किल सल्फेट के या फिर सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के, इसके लवण होते हैं। और इसके अलावा और भी अपमार्जक यहाँ पर उपस्थित होते हैं, गल्य तरह के अपमार्जक, क्योंकि आपको देखा है कि कई प्रकार के जो अपमार्जक होते हैं या सर्फ जो होते हैं वो हमारे पास उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। अब देखो कुछ अपमार्जक ऐसे हैं जिनको संश्लेषित करके बनाया जा सकता है, ठीक है ना। और कुछ अपमार्जक ऐसे हैं जिनको सीधे सीधे प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर इन अपमार्जक में हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखला है, आपको पता है ना कि R एल्किल समूह मैंने बताया था, और R एल्किल समूह होता है, इसके अंदर कम से कम 12 से 18 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। तो 12 से 18 कार्बन परमाणु की एक श्रृंखला सीधी बनाएंगे आप तो काफ़ी लंबी श्रृंखला हो जाती है। तो अगर ये श्रृंखला छोटी है कार्बन परमाणु की तो ये कम हानिकारक होते हैं, और अगर ये श्रृंखला ज़्यादा लंबी हो जाती है तो ये हमारे लिए ज़्यादा हानिकारक होते हैं। और उसका कारण होता है कि छोटी श्रृंखला वाले जो अपमार्जक होते हैं उनको तो जीवाणु आसानी से अपघटित कर सकते हैं, तो प्रदूषण नहीं होगा, तो कम हानिकारक है ये। और लंबी जो कार्बन श्रृंखला वाले अपमार्जक होंगे उनका जीवाणु आसानी से अपघटन नहीं कर पाते हैं, तो वो प्रदूषण करेंगे, तो वो ज़्यादा नुकसान करेंगे। समझ में आ गई बात? तो लंबी और कम साकित
लंबी और कम शाखित, ज़्यादा शाखा ज़्यादा नुकसान। बेंजीन श्रृंखला वाले अपमार्जक वाले लंबी और कम शाखित बेंजीन नहीं, कार्बन श्रृंखला होगी अच्छी बेटा। कार्बन श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनेट, अपमार्जक का उपयोग अधिक करते हैं, अधिक किया जाता है, मतलब ज़्यादा उपयोग ऐसे अपमार्जक के किया जाता है जो आपको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके आगे देखते हैं, अगर आपको अपमार्जक की क्षमता और गुणवत्ता बढ़ानी है तो उसके अंदर आपको कुछ अलग से मिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपमार्जक की गुणवत्ता व क्षमता को बढ़ाने के लिए इसमें अकार्बनिक फॉस्फेट और सोडियम परऑक्सीबोरेट तथा कुछ प्रतिदीप्ति पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो आप लोग देखते हो ना कि कुछ जो डिटर्जेंट होते हैं वो ऐसे आते हैं कि जैसे रिन है, सर्फ एक्सल है, उसके अंदर आपको कुछ अलग पार्टिकल्स से दिखाई देते हैं, कलर्ड पार्टिकल दिखाई देते हैं। तो वो मोस्टली होते हैं एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ होते हैं। और उनमें अधिकांश जो पदार्थ बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? अकार्बनिक फॉस्फेट के, सोडियम परऑक्सीबोरेट के और कुछ प्रतिदीप्ति पदार्थ उसके अंदर मिले होते हैं। इनसे क्या होता है कि जो डिटर्जेंट आप यूज़ करने वाले हो उसकी जो कैपेसिटी होती है, सफाई करने की जो क्षमता होती है, एक तो उसमें वृद्धि हो जाती है और दूसरी बात इसकी जो गुणवत्ता होती है, यानी कि आपके हाथों को, कपड़ों को नुकसान नहीं करेगा। तो ऐसी गुणवत्ता, इन दोनों चीज़ों में इसमें वृद्धि होती है। तो इसलिए इसके अंदर ये ऐसे कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं ये और बता देता हूँ आपको कि अपमार्जक जो होता है, इस अपमार्जक का उपयोग आप लोग कठोर और मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ कर सकते हो। दोनों प्रकार के जल के साथ कर सकते हैं। अपमार्जक का उपयोग आप दोनों प्रकार के जल के साथ कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब देखो कौन बढ़िया रियो और कौन घटिया रियो। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखें, उसको भी यहाँ पर मैं अपमार्जक के लिए नोट कर रहा हूँ। संश्लेषित जो अपमार्जक होते हैं, संश्लेषित जो अपमार्जक होते हैं, इसको मैंने अभी आपके सामने बोला भी था, इनसे
जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है, से जल प्रदूषण होता है। क्योंकि जीवाणुओं द्वारा इनका आसानी से अपघटन नहीं हो पाता है, अपघटन नहीं हो पाता है। अब जब जीवाणु इनको अपघटित नहीं कर पाएंगे तो ये पानी में घुले रहेंगे और पानी में घुलकर जल को प्रदूषण करने का काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये जल प्रदूषण का काम करते हैं जो संश्लेषित अपमार्जक हैं वो। तो नोट करो इनने बेटा। और अपमार्जक के बारे में एक चीज़ और बता देते हैं कि अपमार्जक को उपयोग कर सकते हो आप कहाँ पर, कठोर जल में। तो कठोर जल में अपमार्जक का उपयोग क्यों कर सकते हैं हम, तो इसका जवाब भी लिख देता हूँ मैं आपको। कठोर जल में अपमार्जक का उपयोग, ध्यान रखना प्रश्न क्या बोल रहा हूँ, अपमार्जक का उपयोग कठोर जल के साथ क्यों किया जा सकता है जबकि साबुन का उपयोग नहीं किया जा सकता। इस तरह का अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो देखो बेटा, आपको पता है कि कठोर जल के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन उपस्थित होते हैं। कठोर जल के अंदर कौन कौन से आयन उपस्थित होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन उपस्थित होते हैं। तो ये क्या करेंगे बताओ, अपमार्जक के सोडियम आयन को प्रतिस्थापित करेंगे, जो अपमार्जक के सोडियम को प्रतिस्थापित कर क्या बनाएंगे बताओ। जहाँ पर आप सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट लिख रहे हो, वहाँ पर सोडियम की जगह क्या जोड़ देंगे, कैल्शियम या मैग्नीशियम, क्योंकि प्रतिस्थापित है ना, प्रतिस्थापित होकर कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फोनेट बनाते हैं। कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फोनेट बनाते हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फोनेट बनाते हैं। अब जो ये जो सल्फोनेट लवण बने हैं, ये जो क्या बने हैं, सल्फोनेट लवण बने हैं, ये सल्फोनेट लवण जल में घुलनशील होते हैं। जल में कैसे होते हैं बेटा, ये घुलनशील होते हैं। अगर ये जल में घुलनशील हैं तो फिर क्या होगा, ये आसानी से पानी के अंदर घुल जाएंगे। अतः जल में घुलनशील होते हैं, अतः इनका साबुन की तरह अवक्षेपण, साबुन में लिखा था ना अवक्षेपण हो जाता है, साबुन की तरह अवक्षेपण नहीं होता है। भाई अवक्षेपित है जाते तो ये आपके कपड़े के नीचे पानी के पात्र के पेंदे में बैठ जाएंगे, और पेंदे में बैठ जाएंगे तो फिर ये चिकना पदार्थ बनता है, और वो चिकना जो पदार्थ होता है वो सफाई क्रिया नहीं कर पाता है ना, तो वो एजे दूसरी तरह से साबुन ही बन जाता है। तो अवक्षेपण नहीं होता, जल में भी घुलनशील हैं, तो क्या करेंगे आसानी से
इसलिए अपमार्जक आसानी से कठोर जल में भी सफाई क्रिया कर पाते हैं, सफाई क्रिया कर पाते हैं। ठीक है ना। तो ये बेटा कारण हो गया कि आप अपमार्जक का उपयोग कठोर जल में क्यों कर सकते हो और साबुन का उपयोग कठोर जल में क्यों नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना कारण। ठीक है ना। यहाँ पर एक विशेष बात लिख देता हूँ मैं, नोट लगा के लिखें। साबुन तथा अपमार्जक, साबुन तथा अपमार्जक दोनों मिसेल बनाकर, दोनों मिसेल बनाकर सफाई क्रिया करते हैं, मिसेल बनाकर सफाई क्रिया करते हैं। ये ध्यान रखना। अब ये मत सोचिए कि साहब ये मिसाइल का चीज़ है, अभी आपको इसकी संरचना के बारे में बताएंगे आगे। ठीक है ना। तो मिसाइल बनाकर सफाई क्रिया करेंगे। ये नीचे वाली लाइन में मैं फिर से बोल रहा हूँ, नीचे वाली जो लाइन है इसको साबुन तथा अपमार्जक, साबुन तथा अपमार्जक दोनों ही मिसाइल बनाकर सफाई की क्रिया करते हैं। तो देखो बेटा, आप अपमार्जक को ठीक से देखिए और इसको कंपेयर करिए, इसकी तुलना करते हैं हम किससे, साबुन से इसकी तुलना करते हैं। भाई साबुन में तो हमने बताया था आपको सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं और अपमार्जक किसके हैं, सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के लवण होते हैं अपमार्जक जो होते हैं। ठीक है ना। अगर अपमार्जक लंबी और कम शाखित श्रृंखला है, देखो यहाँ पे आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि कार्बन परमाणु की चाहे जो शाखा है वो कितनी भी लंबी हो, लेकिन वो शाखित नहीं होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा शाखाएं उसके अंदर होंगी, शाखाएं किस तरह से होती हैं देखो, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखो इस जगह पे लिख रहा हूँ मैं, जैसे ये कार्बन श्रृंखला बना दी, इस तरह से बनती चली जाएगी, जुड़ती चली जाएगी, तो ये लंबी कार्बन श्रृंखला है गई। अब अगर हम शाखा छट गई, जैसे एक शाखा नीचे को छट गई, ऐसी लंबी चली गई, एक शाखा हम ऊपर को छट गई, फिर यहाँ में नीचे को, तो इस शाखा है कि नहीं आती। तो कार्बन श्रृंखला लंबी तो कितने को वो, लेकिन शाखित कम होनी चाहिए। तो लंबी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कम शाखित जो कार्बन श्रृंखला होती है बेंजीन के अंदर, बेंजीन का जो सल्फोनेट लवण है उसके अंदर कम शाखित जो कार्बन श्रृंखला होती है, उसके जो अपमार्जक बनेंगे वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो ज़्यादा प्रकृति के लिए भी अच्छे होते हैं, आप लोगों के लिए भी अच्छे होते हैं। समझ में आ गई बात। अब अगर अपमार्जक की गुणवत्ता को हमें बढ़ाना है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं, अकार्बनिक फॉस्फेट, सोडियम परऑक्सीबोरेट और कुछ प्रतिदीप्ति पदार्थ। अलग से पूछ लेते हैं इन प्रश्नों को, इसलिए बता रहा हूँ मैं। अपमार्जक की क्षमता और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो अकार्बनिक फॉस्फेट, सोडियम परऑक्सीबेट, प्रतिदीप्ति पदार्थ, इनको मिलाया जाता है। ठीक है ना। अब अपमार्जक का उपयोग कठोर और मृदु दोनों प्रकार के जल में कर सकते हैं। कठोर जल में आप अपमार्जक का उपयोग क्यों कर पाते हैं और साबुन का उपयोग कठोर जल में क्यों नहीं कर पाते हैं, इसका जवाब मैंने यहाँ पर ये लिखा है। क्योंकि साबुन कठोर जल के अंदर तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन उपस्थित होंगे, साबुन तो उनसे अभिक्रिया करके कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या बना लेता है, लवण बना लेता है, और उन वहाँ पर जो उच्च बसीय अम्लों के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण बनते हैं वो जल के अंदर कैसे थे, अघुलनशील थे, इसलिए उनका अवक्षेपण हो जाता है, और जब उनका अवक्षेपण हो जाता है तो वो सफाई क्रिया नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जल में घुलनशील हैं और
जल में घुलनशील होने के कारण इनका अवक्षेपण नहीं होता और ये आसानी से सफाई क्रिया कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि साबुन और अपमार्जक जो होते हैं ये मिसेल बनाकर ही सफाई क्रिया करते हैं, बिना मिसेल बनाए सफाई क्रिया नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो इसको आप नोट कीजिए। देखो आपने साबुनीकरण में साबुन की अभिक्रिया भी देख ली, अपमार्जक को भी आपने देख लिया। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि साबुन तथा अपमार्जक में अगर अंतर लिखना पड़े तो किस तरह से लिखेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ साबुन तथा अपमार्जक में अंतर किस तरह से नोट करें। तो देखो नंबर 1, साबुन उच्च बसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। लिखा था ना हमने ये साबुन की साबुनीकरण अभिक्रिया में, जबकि अपमार्जक उच्च बसीय अम्लों के कौन कौन से लवण बताओ? सोडियम, एल्किल, सल्फेट। कौन कौन से? सोडियम, एल्किल, सल्फेट। एल्किल, सल्फेट तथा सोडियम, एल्किल, बेंजीन, सल्फोनेट। बेंजीन, सल्फोनेट के लवण होते हैं। पहला अंतर आ गया। दूसरा, साबुन का उपयोग केवल मृदु जल के साथ किया जा सकता है। ठीक है ना। और अपमार्जक का बताओ, जबकि अभी लिखा था ना अपमार्जक के बारे में, जबकि अपमार्जक का उपयोग कठोर तथा मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ, दोनों प्रकार के जल के साथ किया जा सकता है। दोनों अंतर समझ में आ रहे हैं। तीसरा अंतर, दोनों की संरचना में से निकालो। दोनों की जो संरचना है उसके अंदर से ही निकालो। देखो, साबुन का जलीय विलयन जैव निम्नीकरणीय होता है। यानी कि साबुन का अगर जलीय विलयन बनेगा तो सूक्ष्म जीवाणु उसका निम्नीकरण कर देंगे और वो वातावरण को प्रदूषित नहीं करेगा। अतः यह
पर्यावरण हितकारी होता है। जबकि संश्लेषित अपमार्जकों का जीवाणुओं द्वारा निम्नीकरण नहीं होता है। अतः यह पर्यावरण प्रदूषण, जिसमें जल प्रदूषण बताया था, करता है। चेक कर लो बेटा ध्यान से। साबुन का जलीय विलयन का तो सूक्ष्म जीवाणु क्या कर देंगे, निम्नीकरण कर देंगे, इसलिए वो पर्यावरण का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। साबुन पर्यावरण को ज़्यादा प्रदूषित नहीं करता है। लेकिन अपमार्जक जो होते हैं वो संश्लेषित होते हैं, और संश्लेषित जो अपमार्जक होते हैं उनके जो जलीय विलयन बनता है उसका सूक्ष्म जीवाणु द्वारा अपघटन नहीं हो पाता है, इसलिए वो पर्यावरण को नुकसान करते हैं। ठीक है ना। और क्या अंतर निकाल सकते हैं? साबुन कपड़े तथा हाथों को नुकसान करता है। किसके तुलना में? अपमार्जक की तुलना में। जबकि अपमार्जक से कपड़े व हाथों को कोई हानि नहीं होती। ठीक है। साबुन का उपयोग करने पर तो आपके कपड़े और हाथों को नुकसान होता है, जबकि अपमार्जक से कपड़े और हाथों को कोई हानि नहीं होती है। तो और आपको कोई चीज़ समझ आ रही हो तो बताओ। आपको अगर ऐसा लगता हो कि सर इस तरह का अंतर भी हम नोट कर सकते हैं, ये भी इसमें एक अंतर लग रहा है हमको, ठीक है ना। साबुन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आप उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं मिलाते हो, सिर्फ साबुन के लिए तो कास्टिक सोडा का उपयोग करते हो, इसलिए उसको सोडियम लवण माना जाता है। जबकि इसके लिए सल्फोनेट लवणों का उपयोग करते हो अपमार्जक बनाने के लिए, ठीक है ना। अब ये जो चार अंतर आपके सामने यहाँ पर नोट किए हैं, चारों के चारों जो अंतर हैं ये हमने निकाले किससे? साबुन और अपमार्जक की संरचना से, ठीक है ना। तो जब साबुन और अपमार्जक की संरचना का हम अध्ययन करते हैं तो आराम से हमें इन दोनों के बीच में अंतर समझ में आ जाते हैं। क्लियर है? तो बेटा आज आपने अपमार्जक के बारे में पढ़ा है और साबुन के बारे में पढ़ा है। मैंने आपको अभी नीचे एक नोट में लाइन लिखाई थी कि साबुन और जो अपमार्जक होते हैं वो जब कपड़ों के ऊपर अपनी सफाई क्रिया करते हैं तो वो मिसेल बनाकर करते हैं। सफाई क्रिया कैसे करते हैं? मिसेल संरचना बनाकर करते हैं। तो इस मिसेल संरचना के बारे में आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है।